देखो, पहले चैप्टर का नाम अपन ने डाला लिविंग वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर का नाम अपन डाल रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। और चैप्टर नंबर 4 है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। तो अपने को यूनिट नंबर फर्स्ट, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कम से कम आपको 20 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, तो करीबन 7 क्वेश्चंस जो है, 6 और 7 क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में से आते हैं। यानी 20 to 30 मार्क्स का जो है क्वेश्चंस यहाँ से पूछेंगे। ये भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, चारों चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो आज इन 4 चैप्टर में से अपन पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में अपने को 2 कंटेंट पढ़ना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, और दूसरा कंटेंट डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म। लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म में क्या इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। अपन पहला यूनिट ले रहे 11th स्टैंडर्ड का। ध्यान में रखो, नीट के एग्जामिनेशन में अपना पेपर ये 360 मार्क का आने वाला है, 360। 180 मार्क का बॉटनी रहेगा, 180 मार्क का जूलॉजी रहेगा। 180 मार्क का बॉटनी और 180 मार्क का जूलॉजी। ठीक है, लेकिन 180 मार्क के क्वेश्चंस जो है वो 11th स्टैंडर्ड के रहेंगे और 180 मार्क के क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड के रहेंगे। दोनों स्टैंडर्ड को इक्वल इम्पोर्टेंस है। और आप एक बात ध्यान में रखना कि 11th का कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th का कोर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें का हर चैप्टर ये बेसिक बायोलॉजी है। अगर वो अपने को अच्छे से समझ में आ गया तो 12 का अपने को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि 12th में अपन ऑलरेडी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं और बोर्ड में जो चैप्टर्स दिए गए हैं वही चैप्टर्स कहाँ पर है, 12th NCERT में है। यानी जो बोर्ड में अपन पढ़ रहे हैं, बोर्ड में अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के NCERT में दिए वाले। और सारे बच्चे 12th की पढ़ाई सभी लोग करते, मतलब पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया अगर आप बात करते हैं तो 12th की पढ़ाई वो करते, लेकिन वो मेन पढ़ाई कहाँ की नहीं करते, 11th की नहीं करते। और 11th की अगर पढ़ाई नहीं किया तो 200 के ऊपर मार्क मिलते नहीं। 11th और 12th अगर दोनों पढ़ाई किया तो ही 300 क्रॉस करता स्टूडेंट। 300 क्रॉस करने के लिए 11th पूरा मालूम होना और 12th पूरा मालूम होना। तो अपना टारगेट जो है उसके अनुसार अपनी एक्शन रहने को ना। टारगेट अपना बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी एक्शन और वर्क कैसा है इस पर अपना सक्सेस डिपेंड करता। तो बायोलॉजी में 11th स्टैंडर्ड में टोटल 5 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, तीसरे यूनिट का नाम है सेल बायोलॉजी, चौथे यूनिट का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी और 5वें यूनिट का नाम है एनिमल फिजियोलॉजी। ऐसे मिलाकर नियर अबाउट 24 चैप्टर्स नियर अबाउट उसमें दिए गए हैं। तो पहला जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हर यूनिट को कितने मार्क्स का यूनिट है ये भी दिया गया है। मैं वो आपको बताऊंगा कि कौन सा यूनिट कितने मार्क का है। जैसा मैंने बताया कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कम से कम 5 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो 20 मार्क हो रहे हैं, और 8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं
तो नियर अबाउट जो है 32 मार्क्स हो रहे। तो 20 से लेके 30 मार्क तक के जो क्वेश्चन है ये इस यूनिट पर रहेंगे। लेकिन इस यूनिट की सबसे इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि इसमें 4 चैप्टर है। अपने को पहला भी चैप्टर आने को ना, दूसरा भी आने को ना, तीसरा भी आने को ना, और चौथा भी आने को ना। पहला और दूसरा छोटा है और तीसरा और चौथा जो है वो बड़ा है। लेकिन तीसरा और चौथा, तीसरे के वजह से अपन बॉटनी पढ़ते हैं और चौथे के वजह से अपन जूलॉजी पढ़ते है ना। इसलिए प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम 2 ही किंगडम डाला उन्होंने। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब दूसरा यूनिट आएगा वहाँ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को। और पहले चैप्टर में अपन क्या क्या कंटेंट पढ़ेंगे, दैट इज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इधर ध्यान दो सब लोग। तो इसमें हम बेटा 2 कंटेंट पढ़ेंगे, हमको 2 ही कंटेंट पढ़ना है, ज़्यादा कंटेंट्स इसमें पढ़ना नहीं ना। पहला कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। पहला क्या रहेगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ। और दूसरा कंटेंट रहेगा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग फॉर्म और लिविंग एंटिटी। ऐसे 2 कंटेंट अपने को ये चैप्टर में देखना है। 2 कंटेंट अगर अपन ने क्लियर कर देखे तो इसमें से अपने को एक क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और वो जो 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म पर आएगा। अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को बायोलॉजी बोलते हैं, यदि आप लिविंग फॉर्म का स्टडी करते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फॉर्म। आप लिविंग किसको बोलेंगे और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। आप इसको नॉन लिविंग बोल रहे, अपने आप को लिविंग बोल रहे, तो व्हाट आर योर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। तो इसमें से पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। कल मैंने ये पॉइंट लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि जैसे ही लाइफ की शुरुआत हुई तो लाइफ से 2 बातें महत्वपूर्ण आई। एक पहली बात थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ, ये पहला पॉइंट है। ओरिजिन के बाद में सेकंड पॉइंट आया इवोल्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। लिविंग वर्ल्ड में अपन ये पॉइंट पढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग फॉर्म है तो लाइफ इस अर्थ पर आया कैसा। इसमें मैं पहला पॉइंट लेने जा रहा हूँ, पहला हेडिंग डाल रहा हूँ, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या है मेरा हेडिंग, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ का ओरिजिन कैसा हुआ, पहला लाइफ फॉर्म कैसा आया, पहला लाइफ फॉर्म कैसा बना, पहला लाइफ फॉर्म के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसको अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ बोलते हैं। इकोसिस्टम में आपको 5 कंपोनेंट बताए थे। पहला कंपोनेंट कौन सा बताया था मैंने, डायग्राम निकाल के बताना। सबसे पहले ऊपर में सन, ध्यान में रखने का, पहला इकोसिस्टम का कंपोनेंट है सन। सन इज एक्चुअली प्लैनेट है। सन जो है एक प्लैनेट है, जैसा अर्थ एक प्लैनेट है वैसा सन ये सबसे बड़ा प्लैनेट है और वो इस सबसे महत्वपूर्ण है। जिस दिन उसने अपना काम करना बंद कर देगा तो कोई भी एनर्जी लिविंग फॉर्म को नहीं मिलेंगी। यानी उससे प्लांट जो है विजिबल रेंज ऑफ लाइट को कैच करता और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता, यानी ग्लूकोज बनाता। केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज है C6H12O6। प्लांट में 6 मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। लीफ इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ऑर्गेन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीफ में जो है क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लास्टिड, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है और वो विजिबल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते। पहले लाइट रिएक्शन होती, बाद में डार्क रिएक्शन होकर ग्लूकोज बनता। फोटोसिंथेसिस 3 किंगडम बताते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम प्लांटाई। ये फंजाई और एनिमेलिया नहीं बताते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट। क्यों बताते अगर पूछा, क्यों बताते अगर पूछा तो उसका रीजन है उसमें प्लास्टिड्स है। और नहीं बताते अगर पूछा तो एनिमेलिया और फंजाई नहीं बताते बिकॉज द प्लास्टिड्स आर absent, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर absent। उसमें प्लास्टिड्स रहते
उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते, इसलिए किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटाई में फोटोसिंथेसिस होता। सारे बच्चे क्लियर है? तो सबसे मैंने पहला बताया अबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम का कौन सा है? सन है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अपन ने बाद में इकोसिस्टम में 4 एलिमेंट बताए थे। कौन से बेटा? कौन से बताए थे? एटमॉस्फियर बताया था, यानी वायु का जोन, गैसेस का जोन है ये इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं जोन एलिमेंट है। उसके बाद में क्या बताया था? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी क्या बेटा? वाटर। क्लियर है? उसके बाद में मैंने और एक जोन बताया था। कौन सा बताया था? लिथोस्फीयर। लिथो यानी क्या होता है? सॉइल बताया था, सॉइल। और लास्ट में कौन सा बताया था? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी क्या? लाइफ। हाँ बोलो, पहला एटमॉस्फेयर किसका जोन है? किसका जोन है? गैसेस का जोन। क्लियर हुआ रे? दूसरा हाइड्रोस्फीयर यानी क्या? हाइड्रोस्फीयर यानी क्या? वाटर का जोन है। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर का जोन है। ठीक है। लिथोस्फीयर यानी किसका जोन है? सॉइल का। और बायोस्फीयर यानी क्या? लाइफ। और ये पांचवा कौन सा है? सन। यानी इकोसिस्टम में टोटल कितने एलिमेंट है? कितने हैं? कितने हैं? पहला कौन सा बोला? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्लियर है? अब इसमें से अपने को कुछ लिविंग दिखते हैं, कुछ नॉन लिविंग दिखते। तो नॉन लिविंग कौन कौन से दिख रहे हैं? नॉन लिविंग कौन कौन से दिख रहे हैं? इसमें से किसको जान नहीं है? ये चारों को नहीं है। है? सन को है, एटमॉस्फेयर को है, लिथोस्फीयर को है, हाइड्रोस्फीयर को है। इसलिए हम इसको कौन से फैक्टर बोलेंगे? कौन से फैक्टर बोलेंगे? कौन से फैक्टर बोलेंगे? अबायोटिक फैक्टर। क्लियर हुआ? और ये कौन सा फैक्टर है? कौन सा फैक्टर है? बायोटिक फैक्टर प्लस अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर प्लस अबायोटिक फैक्टर प्लस बायोटिक फैक्टर, ये मिलकर क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? इकोसिस्टम बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबका? इसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को? अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं, अपने को ये कुछ भी मालूम नहीं, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। ये अलग अलग सब्जेक्ट में आते हैं। अपन सिर्फ इसमें से बायोलॉजी में प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे, बाकी कुछ नहीं पढ़ रहे। बहुत बड़ा रिसर्च नहीं कर रहे अपन। सिर्फ अपने को इतना करना है कि इसमें का सिर्फ प्लांट और इसमें का एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ये सब कुछ पढ़ना है। ठीक है? तो ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? कहाँ से स्टार्ट होती है? फाइल में क्या रहते? प्रेजेंट एटम्स और रहते हैं। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? एटम्स और एलिमेंट है सॉइल में प्रेजेंट। एटम्स और एलिमेंट, इधर ध्यान दो, मैं बोलूँगा लिखना तब लिखना। लिसन हियर वेरी केयरफुली। सो सॉइल में रहते हैं एटम्स और एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल तुमने देखा? पीरियोडिक टेबल में पहले कौन आता? हाइड्रोजन। बाद में कौन आता? कार्बन। बाद में कौन आता? बाद में कौन आता? फॉस्फोरस, सल्फर, बहुत सारे आते। कितने एलिमेंट रहते? हाँ, 118। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मेंडेलीव ने नहीं दिया था। कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, उसने दिया था लास्ट पीरियोडिक टेबल जो तुम फॉलो कर रहे है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये एटम है। दो एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है? कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते। मानते हैं आप इस बात को? कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन फ्रॉम एटम, उसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड. There are two types of bond, strong chemical bond and weak chemical bond.
स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड यानी आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल्स बॉन्ड, इज अ वीक केमिकल बॉन्ड। तो बॉन्डिंग्स के वजह से एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बन रहे बेटा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा, क्या बना रहा है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी क्या, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, है बेटा बराबर, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है, समझ रहा सभी को। सेल में हम तीन बातें बताते, चाहे कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। सेल बोलने के बाद में तीन कॉमन पॉइंट है। एक उसको मेम्ब्रेन रहता, क्या बोलते उसको, सेल मेम्ब्रेन। सेंटर में क्या रहता, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड रहता, क्या बोलते उसको, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते, क्या बोलते उसको अपन, क्या बोलते, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लास्ट में क्या डिफरेंस है, प्रोटोप्लास्ट, सुना कभी वर्ड प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट यानी जिस सेल को सेल वॉल नहीं रहती उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म बोलो या कच है, सेल वॉल दिख रही क्या अपने को, नहीं दिख रही, फ्लूइड रहता करके प्लाज्म वर्ड यूज किया, नहीं तो वो एक्चुअली प्रोटोप्लास्ट है ना। प्रोटोप्लाज्म से क्या बनेगा बेटा, सेल्स बनेंगे, बनेंगे सेल्स। सेल से क्या बनते, टिश्यूज बनते, क्या बनते, टिश्यूज बनते, है क्लियर बराबर, ठीक है। टिश्यूज से क्या बनते, ऑर्गन्स बनते। टिश्यू से क्या बन रहे, ऑर्गन्स बन रहे। ऑर्गन से क्या बन रहा, ऑर्गन सिस्टम बन रहा, ऑर्गन सिस्टम बन रहा। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनेगा, इकोसिस्टम। आ गई तुम्हारी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी वो यहाँ कनेक्टेड होगी, फिर यहाँ होगी कनेक्टेड। इकोसिस्टम यानी फिर से आ गया सॉइल, यानी हमारा ओरिजिन कहाँ से है, सॉइल से। जाएंगे कहाँ हम, सॉइल में, ध्यान में रखने का। मरने के बाद भी हमको सॉइल में जाना है, और आए थे भी हम सॉइल से। स्टडी ऑफ सॉइल कोई पढ़ाता नहीं, पर स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते, समझो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज पेडोलॉजी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये बोलेंगे कि देयर इज ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना। यहाँ पर हम बताएंगे कि इस तरीके से, यानी हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, एटम्स और एलिमेंट्स से हुई है। एटम्स और एलिमेंट्स क्या बनाते बेटा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ये दोनों फैक्टर कौन से हैं, इसको बोलते हैं अपन अबायोटिक फैक्टर। क्या बोलते बेटा इसको, अबायोटिक फैक्टर। क्लियर हुआ सभी का। और यहाँ से कौन सा फैक्टर चल रहा है इधर, बायोटिक फैक्टर। यहाँ से कौन सा फैक्टर बोल रहे हैं अपन, बायोटिक फैक्टर। अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर तैयार हुआ। अबायोजेनेसिस टू बायोजेनेसिस, इसको बोलते थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी कौन सी है, ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो यानी लाइफ, लाइफ का फॉर्मेशन कैसा हुआ, दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा अपने को थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अबायोटिक कंपोनेंट कहाँ से है, ये सॉइल। ये सॉइल में जो थे सारे एटम्स थे, ये एटम्स को एक मीडियम मिला। कौन सा मीडियम मिला, वाटर मिला। मीडियम लगता ना रिएक्शन होने के लिए केमिकल, उसको वाटर लगेगा। फिर उसको जो है कोई तो भी कैटालिस्ट लगेगा, वो कैटालिस्ट था सन की लाइट एनर्जी, सन की लाइट एनर्जी। फिर उनकी रिएक्शन हुई, फिर बने कंपाउंड बने। कंपाउंड में फिर आ गया गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना लास्ट में, लाइफ बन गया। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बने मतलब आपको रिलेशन बताया कि हमारा फॉर्मेशन में ये इकोसिस्टम का कितना बड़ा रोल है। तो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा,
फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। पहला आपने बताया मेटाबॉलिज्म बराबर है। मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता बताओ? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इधर ध्यान दो सब लोग, अब लिखना बंद कर दो। हेडिंग डाला सबने, है ना? हेडिंग डाला अपन ने फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। पहला अपन बता रहे हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन है सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड एज, इधर ध्यान दो सब लोग, लिखना नहीं, इज कॉल्ड एज, हम उसको क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म। ध्यान रखना। अब केमिकल रिएक्शन बोलने के बाद में कौन इन्वॉल्व होता है उसमें? केमिकल कंपाउंड। सो द केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म दे आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स। उसको अपन क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स। यानी सेकंड पॉइंट रहेगा केमिकल कंपाउंड्स, इधर ध्यान दो, लिखना नहीं, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बेटा उसको? मेटाबोलाइट्स। क्लियर हुआ वर्ड? यहाँ कौन सा वर्ड है? कौन सा है? खाना गिना खाए ना तुमने? नाश्ता किए? मैंने तो पानी भी नहीं पिया अभी तक। तुम नाश्ता चाय पानी पी क्या है तुम? आवाज़ थोड़ा बड़ा हो ना। पहला वर्ड कौन सा बोला? दूसरा वर्ड कौन सा बोल रहे? क्लियर हुआ? मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन क्या बताए? समझा बेटा सभी को? सेकंड पॉइंट क्या बताया? आर कॉल्ड एज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। ध्यान रखने का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। कौन कौन से टाइप्स रहते हैं? कौन सा? हाँ, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो। मेटाबोलाइट्स के टाइप बोल रहा मैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और क्या है? सेकंडरी मेटाबोलाइट्स। रहेगा ध्यान में सबके। मेटाबोलाइट्स के कितने टाइप है? दो टाइप है। पहला कौन सा? पहला कौन सा बोल रहे? दूसरा कौन सा बोला? ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी मेनली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, मेनली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म जिसके बगैर हो ही नहीं सकता उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी मेटाबोलाइट। इसके वजह से मेटाबॉलिज्म रुकेगा नहीं, बट दे आर रिक्वायर्ड इन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, सप्लीमेंट्री बोलकर। ऐसा मेन खाना खाया मैंने, दाल चावल रोटी सब्जी, साथ में फिर मैं खाना ककड़ी खाता, नींबू प्याज, सो दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो नहीं खाए तो भी चल जाएगा मेरा, पर दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाया तो मैं चक्कर आके गिर जाऊंगा। सो दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेटाबोलाइट। यानी जिस केमिकल कंपाउंड के बगैर मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता, वाटर है क्या पॉसिबल? नहीं ना। कार्बोहाइड्रेट है क्या पॉसिबल? नहीं। प्रोटीन है क्या पॉसिबल? नहीं। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हो गए तुम्हारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर देता विटामिन्स, हार्मोन्स, विटामिन्स बोलेंगे, विटामिन्स या अदर chemical compound like alkaloids, drugs. So they are the example of secondary metabolite. They are the example of secondary metabolite. So यहाँ पर mainly involved in metabolism and secondly or additionally involved in मेटाबॉलिज्म, उसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना।
इसके एग्जाम्पल लिखना रहा तो अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ध्यान में रखने का। वाटर है बराबर वाटर। सेकंड नंबर पर कौन सा लगता सेल के लिए? पहला पानी। पानी कितने प्रतिशत लगता? 3%। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड 1 to 5%। लिपिड्स, ऑयल और फैट लेस देन 1%, सॉरी 1%। एंड विटामिन, हार्मोन एंड एंजाइम लेस देन 1%। यानी ध्यान में रखना है, IMP नोट बोल के लिख के रखने का बाजू में। वाटर, केमिस्ट्री ऑफ सेल, है ना। वाटर कितना बोला मैंने? 80 to 85%। क्लियर है। दूसरा अपन बता रहे प्रोटीन्स कितना? 13%। नेक्स्ट बता रहे अपन कार्बोहाइड्रेट्स कितना? 3%। न्यूक्लिक एसिड्स, DNA और RNA 1 to 5%। IMP नोट लिख देने का, ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा नोट्स है ना। उसके बाद में लिपिड्स 1% और विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स ये कितने हैं बेटा? लेस देन 1%। यह है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल। ध्यान रखना, ये कन्फर्म रहना चाहिए अपने को। इस पर कभी कभी नीट पर सवाल पूछ देते। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल आफ्टर वाटर इज प्रोटीन। परसेंटेज भी ध्यान में होना आपने। तो इसका एग्जाम्पल वाटर लिखे, कार्बोहाइड्रेट्स लिखे, लिपिड्स, प्रोटीन्स ETC। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे अल्कलॉइड्स, ड्रग्स, पिगमेंट्स ETC। ठीक है, इधर ध्यान दो। अभी ये नहीं लिखना है अभी आपको, है ना। IMP नोट लिखना है सिर्फ। अब देखो, मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप है। ये मेटाबोलाइट्स के टाइप बताया मैंने। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। पॉइंट नंबर 1 लिखने का ये, दूसरा ये, तीसरा ये लिखे अपन ने। चौथा पॉइंट लिख रहे हैं अपन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। है रे बराबर? किसने बोला था इधर? कौन कौन से? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। है बराबर? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता? सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म यानी क्या? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते बेटा अपन? ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। यानी सबसे पहले एनाबॉलिज्म और फिर कैटाबॉलिज्म। उसको अपन एनाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताओ। 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है बेटा बराबर? रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बन रहा? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, है बराबर? यहाँ क्या था? कार्बन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? ये क्या है? इसमें क्या क्या आया? है बराबर? ये कंबाइन हुए ना, ये कंबाइन होकर तो ये बना। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन। का एग्जाम्पल कौन सा देंगे? फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर हुआ? कुछ कंफ्यूजन है? 2 कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना, उसके एलिमेंट मिलकर एक नया बना, इसलिए उसको अपन एनाबॉलिक रिएक्शन बोल रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल रिस्पिरेशन। कौन सी रिएक्शन है? रिस्पिरेशन कौन सी है? एनाबॉलिक है कि कैटाबॉलिक है? कौन सी है? क्या लिखते इक्वेशन एरोबिक रिस्पिरेशन का? C6H12O6 प्लस 6O2 लिखते बराबर। इन प्रेजेंस ऑफ
क्या प्रेजेंस? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बोर्ड बड़ा अच्छा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या लिबरेट हो रहा है इसमें से? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल। बहुत महत्व की प्रोसेस है ये। अगर बंद होगी तो अपन ऊपर चले जाते। ऑक्सीजन बंद हो गया तो एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो अपन काम नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब देखो यहाँ क्या थे? यहाँ कौन लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हुआ इनका ब्रेकअप। ब्रेकअप होके यहाँ कौन आए? कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड यहाँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। मतलब विदाउट केमिकल रिएक्शन, विदाउट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल का कंपाउंड हम सेल की डेफिनेशन भी नहीं बना सकते। पहले एटम से कंपाउंड और मॉलिक्यूल आए, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल से ही तो प्रोटोप्लाज्म बना था। सो मेटाबॉलिज्म इज द फर्स्ट एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग का मीनिंग क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मीनिंग ये होता है बेटा सारे ऑर्गेनिज्म उसको पजेस करते, उसको बोलते हैं डिफाइनिंग। कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉन डिफाइनिंग। जैसा रिप्रोडक्शन, कोई लोग कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे, so that is a non-defining characteristic. When characteristics that is shown by all the organism, then that is called as defining. So metabolism is which kind of characteristics? Defining characteristics. ये पूछा गया सवाल है नीट में कि मेटाबॉलिज्म ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो व्हाट इज योर आंसर? डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुआ? दी नेक्स्ट फंडामेंटल और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। तो आज का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है नेक्स्ट आफ्टर मेटाबॉलिज्म, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन बताते हैं कि ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं ना, यानी न्यूक्लियस के कुछ पार्ट एब्सेंट है, उसको अपन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जो जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल है, और जिस ऑर्गेनिज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको अपन यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और उस ऑर्गेनिज्म को अपन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे 5 किंगडम अपन देखते हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। इसमें से किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया वाला किंगडम है वो प्रोकैरियोट्स है। बाकी के अगर अपन ने चारों देखेंगे तो दे आर कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स बोलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, है ना, कि एवरी लिविंग फॉर्म दे आर मेड अप ऑफ सेल। वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। यानी सेल के बगैर अपन लाइफ की डेफिनेशन नहीं दे सकते। सेल के बगैर हम जो है लाइफ की डेफिनेशन नहीं दे सकते। सेल को अपन क्या बोलते हैं? बेसिक प्लस स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, यूनिट ऑफ लाइफ। यानी विदाउट सेल वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ। लाइफ को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर सेल नहीं है वहाँ लाइफ ही नहीं ना, है ना। बस इतना ही अपने को सिंपली उसमें लिखने का है। सो राइट डाउन डालो सेकंड, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लिखने का पहला पॉइंट, एवरी लिविंग फॉर्म, एवरी लिविंग फॉर्म, एवरी लिविंग फॉर्म प्रोकैरियोटिक, एवरी लिविंग फॉर्म प्रोकैरियोटिक, कॉमा यूकैरियोटिक, कॉमा यूनिसेलुलर, कॉमा मल्टीसेलुलर, कॉमा सिंपल
प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉमा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑल आर, कॉमा देने का, all are made up of cells. All are made up of cells. नेक्स्ट पॉइंट लिखने का, सेल इज द, नेक्स्ट पॉइंट, सेल इज द बेसिक, अंडरलाइन करो, सेल इज द बेसिक, कॉमा स्ट्रक्चरल, अंडरलाइन करो स्ट्रक्चरल, कॉमा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चरल, बेसिक कॉमा स्ट्रक्चरल कॉमा फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ लास्ट सेंटेंसेस, विदाउट सेल we cannot define life. Without cell we cannot define life. लाइफ को हम सेल के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते. अब तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, बताएगा कोई तुम्हारे में से? तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता लिविंग फॉर्म का? सीक्वेंस के अनुसार क्या आएगा? क्या बोले? सेल कॉन्शियसनेस तो बाद में बोलेंगे अपन, और उसके पहले अपन लिविंग फॉर्म है ये कौन से पॉइंट पर से बोल सकते? हाँ, ग्रोथ, और उसके पहले ग्रोथ भी बराबर है, और सबसे पहले लोकोमोशन है ना. तो तीसरा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोकोमोशन. इधर ध्यान दो सब लोग, लोकोमोशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोकोमोशन? इट इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और इट्स बॉडी पार्ट from one place to other. It's called as, क्या बोलते हैं अपन उसको? लोकोमोशन, है ना. सो इट इज द मूवमेंट ऑफ, इधर ध्यान दो, लिखना नहीं, इट इज द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्या बोला मैंने? मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. यानी मैं यहाँ पर हूँ अभी प्रेजेंट, मैं इधर चला गया, इट इज़ अ मोमेंट ऑफ माई होल बॉडी. बट मैं अगर यहाँ पर हूँ और अगर ऐसी मोमेंट कर रहा हूँ तो ये भी एक मोमेंट है, इसको भी मैं मोमेंट बोलूँगा, इसको मैं लोकलाइज मोमेंट बोलूँगा. यानी एक जगह पर फिक्स है और उसको मैं बोलूँगा अनलोकलाइज मोमेंट बोलूँगा. तो मोमेंट ऑफ होल बॉडी बोलो, यहाँ पर क्या लिखा अपन ने? मोमेंट ऑफ होल बॉडी और ऑर्गेनिज्म और इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे? लोकोमोशन. जैसा ये चेयर, ये नॉन लिविंग फॉर्म है, इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसकी मूवमेंट होती है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट के कितने टाइप है? दो प्रकार है, एक मस्कुलर मूवमेंट है और एक नॉन मस्कुलर मूवमेंट है. यानी नेक्स्ट पॉइंट अपन इसी में लिखेंगे कि देयर आर थैंक यू. सो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. इधर ध्यान दो सभी लोग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. मूवमेंट के कितने टाइप है? दो प्रकार है मूवमेंट के. नंबर फर्स्ट बोलने का मस्कुलर मूवमेंट, और सेकंड कौन सी है बेटा?
नॉन मस्कुलर मूवमेंट, ध्यान में रखने का। मस्कुलर मूवमेंट एक हम बता रहे हैं और एक हमने क्या बताया, नॉन मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट मीन्स क्या, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, है ना, जो मसल्स के थ्रू हो रही है उसको हम बोलेंगे दैट इज अ मस्कुलर मूवमेंट। कितने टाइप के मसल्स रहते हैं हमारे बॉडी में, कितने टाइप के, 3 प्रकार के मसल्स रहते, ध्यान में रखना। स्केलेटल मसल्स है बराबर, कहाँ पर अटैच रहेंगे, बोन्स, जो बोन्स को अटैच है उसको अपन कौन से मसल्स बोलेंगे बेटा, स्केलेटल मसल्स। दूसरे रहेंगे स्मूथ मसल्स, दूसरे कौन से रहेंगे, स्मूथ मसल, स्मूथ पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसा मैं मेरे बॉडी को टच कर रहा, मुझे कहीं पर हार्ड लग रहा है, सो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी यानी वहां पर बोन है, लेकिन मैं यहाँ टच कर रहा, देयर इज नो बोन, है ना, यहाँ पर जो मसल्स है यहाँ स्मूथ मसल्स है, पर इधर मैं अगर किधर भी बता रहा हूँ, इधर किधर भी टच कर रहा हूँ तो हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, बोन है वहाँ पर। तो जो मसल्स बोन को अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल्स। और जो मसल्स स्मूथ पार्ट ऑफ द बॉडी में है, यानी जहाँ पर बोन नहीं ना, जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पर देयर इज अ नो बोन, तो यहाँ पर जो मसल्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पर बोलने का स्मूथ पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्लियर होना पूरा, स्मूथ पार्ट ऑफ बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। और तीसरे मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स, नॉन स्टॉप मसल्स, है ना, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में अगर ये तीनों के थ्रू अगर मोमेंट हो रही तो उसको मस्कुलर मोमेंट बोलते हैं। सो मोमेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन, मोमेंट इज अ पार्ट ऑफ लोकोमोशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मोमेंट? अगर हमसे कोई ऐसा सवाल पूछता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, तो हमको उसका आंसर देते आने को ना कि मूवमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट लोकोमोशन का एक पार्ट है, मूवमेंट एक लोकोमोशन का एक पार्ट है। और मूवमेंट के दो पार्ट, दो टाइप है, एक मस्कुलर मोमेंट और एक नॉन मस्कुलर मोमेंट। तो नॉन मस्कुलर मोमेंट यानी जो मोमेंट सीलिया, फ्लैगेला, शीडोपोडिया, है ना, ये स्ट्रक्चर्स के थ्रू होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नॉन मस्कुलर मोमेंट्स। व्हाट इज सीलिया? सीलिया यानी क्या बताएगा कोई? हाँ, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स which are present on the cell wall of bacterial cell, और ह्यूमन सेल में भी रहता, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। सो दे आर कॉल्ड एज, उसको बोलेंगे अपन सीलिया। एंड दैट मोमेंट अगर सीलिया के थ्रू हो रही होंगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सीलियरी मोमेंट। क्या बोलेंगे उसको? सीलियरी मोमेंट बोलेंगे। और फ्लैजेला यानी सीलिया से बड़ा रहता हो, बट दे आर लेस इन नंबर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला? ध्यान में रखने का, दोनों भी सेल वॉल पर प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन सीलिया स्मॉलर इन साइज, फ्लैजेला लार्जर इन साइज। सीलिया मोर इन नंबर, फ्लैजेला लेस इन नंबर। और शीडोपोडिया, अमीबा में देखते हैं आप शीडोपोडियल मोमेंट, है ना, शीडोपोडियल मोमेंट यानी वो अपना फूड सर्च करने के लिए एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू मोमेंट बताता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, शीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? शीडोपोडिया। तो ये तीनों के थ्रू मोमेंट को अपन क्या बोलेंगे, नॉन मस्कुलर मोमेंट। और मसल्स के थ्रू होने वाले मोमेंट को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज अ मस्कुलर मोमेंट। बट लोकोमोशन इज अ पार्ट ऑफ लिविंग फॉर्म। प्लांट कौन सी मोमेंट बताता? कैन यू गिव वन एग्जाम्पल? प्लांट मोमेंट बताता, बताएंगे आप कोई एग्जाम्पल दो? बोल तो दिया आपने, यस प्लांट कैन शो द मूवमेंट, बट कैन यू गिव मी द वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट मोमेंट? टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, लाजाड़ू बोलते उसको। उसको तुमने अगर टच किया तो सुकुड़ जाता हो, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ मोमेंट। जैसा एखादी तरफ सनलाइट एनर्जी है, लिप उधर ऐसा मूव हो जाता, सो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिक मोमेंट। एखादे केमिकल कंपाउंड की तरफ मोमेंट होती प्लांट की, कीमोट्रॉपिक मोमेंट। एखादे टेम्परेचर की तरफ वो मूवमेंट बताता, थर्मोट्रॉपिक मोमेंट। अलग अलग टाइप के मोमेंट है ना। सो प्लांट आल्सो शोज मूवमेंट। बैक्टीरिया एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं बैक्टीरिया, दैट ऑल्सो शोज द सीलियरी मोमेंट, है ना. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोथ द काइंड ऑफ मोमेंट, मस्कुलर मोमेंट एंड नॉन मस्कुलर मोमेंट. लेकिन ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन बताता, लिविंग फॉर्म लोकोमोशन बताता. तो डालने का तीसरा पॉइंट लोकोमोशन डेफिनेशन, और ये लिखने का सेकंड पॉइंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मस्कुलर नॉन मस्कुलर. ब्रैकेट में मस्कुलर में यहाँ से यहाँ तक लिखने का और नॉन मस्कुलर में यहाँ से यहाँ तक. क्लियर हो गया सभी का. चौथा है लाइफ साइकिल. कौन सा है? लाइफ साइकिल. इधर ध्यान दो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल यानी क्या? एखादे सेल ने या एखादे टिश्यूज ने या एखादे ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहली स्टेप उसकी कौन सी रहेंगी? बर्थ रहेंगी, है ना. बर्थ सबसे पहला पॉइंट बर्थ रहेगा. बर्थ के बाद में सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा? दैट इज ग्रोथ रहेगा. ग्रोथ, तो ग्रोथ यानी क्या? डिवीजन प्लस इलॉन्गेशन, डिवीजन प्लस इलॉन्गेशन इन शेप, साइज, मास और वॉल्यूम, उसको बोलेंगे अपन ग्रोथ. ग्रोथ के बाद में वो उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता. डेवलपमेंट होता यानी स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ, स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ और मैचुरेशन. डेवलपमेंट होना यानी क्या? ग्रोथ रुक गई लेकिन वो मैच्योर्ड हो गया, उसको अपन बोलेंगे दैट इज अ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बाद में क्या होगा? उसका एजिंग होगा, एजेड हो जाएगा वो, और लास्ट में क्या हो जाएगी? उसकी जाएगी. इसको अपन बोलते हैं लाइफ साइकिल, है ना. इसको अपन क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल. यानी अपनी लाइफ साइकिल समझो, अपनी कंसिडर कर लो कि अपना सबसे पहले क्या हुआ? बर्थ हुआ. सबसे पहले क्या हुआ? बर्थ हुआ. बर्थ होने के बाद में अपने सेल ने सेल डिवीजन किया. सेल डिवीजन के बाद में सेल इलॉन्गेशन हुआ. सेल डिवीजन और सेल इलॉन्गेशन हुआ मतलब अपनी क्या हुई? ग्रोथ हो गई. ग्रोथ होने के बाद में अपना डेवलपमेंट हुआ. डेवलपमेंट का मीनिंग होता है स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन. उसको अपन डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं. स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन को क्या बोल सकते हैं अपन? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन हुआ और मैच्योर्ड हो गए अपन. मैच्योर्ड होने के बाद में अपना क्या होगा? एजिंग होगा. और एजिंग होने के बाद में अपना क्या होने वाली है? डेथ होने वाली है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ साइकिल है. ऐसा कोई भी लिविंग फॉर्म नहीं ना उसको लाइफ साइकिल नहीं ना. सो लाइफ साइकिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म. डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म ध्यान में रखने का. अभी तक अपन ने सारे डिफाइनिंग लिए. पहला भी डिफाइनिंग था, दूसरा भी था, ध्यान में रखना. तीसरा भी अपन, तीसरा चौथा, उसमें से सिर्फ अभी तक अपन ने कितना? चौथा बताया. सारे डिफाइनिंग है अभी तक. नॉन डिफाइनिंग अभी तक आया नहीं. रिप्रोडक्शन है नॉन डिफाइनिंग है, लेकिन अभी अपन ने उसके बारे में बोला नहीं यहाँ पर. ठीक है. तो ये हो गया लाइफ साइकिल. तो लाइफ साइकिल यानी क्या? साइकिल यानी क्या? फ्रॉम ये एखादी चीज़ यहाँ से शुरू होती और वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती. दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल. तो लाइफ साइकिल यानी क्या? हमारे बर्थ से लेके डेथ तक, हमारे बर्थ से लेके डेथ तक हमारी लाइफ कौन कौन से स्टेजेस से जाती उसका स्टडी करना, यानी उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल. तो लाइफ साइकिल में सिंपली क्या लिखने का? इट इज द स्टेजेस बिटवीन, इट इज द स्टेजेस बिटवीन birth and death, birth and death of an organism, birth and death of an organism. अगर सेल के बारे में बोल रहे हैं तो फिर सेल बर्थ बोलना पड़ेगा. टिश्यू के बारे में बोल रहे हैं तो टिश्यू बर्थ बोलना पड़ेगा, या सीधा ऑर्गेनिज्म के बारे में बोलना पड़ेगा तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म का एजिंग एंड ऑर्गेनिज्म का डेथ. तो ये सारे स्टेजेस आती है लाइफ साइकिल में. सो राइट डाउन. फिफ्थ नंबर का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन बता रहे हैं एडाप्टेशन. सो एडाप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? इधर ध्यान दो सब लोग. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए, है ना. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए. जैसा अपन जो है शेरों के बीच में जाके रह सकते क्या? नहीं, ह्यूमन के बीच में रहेगा.
शेर शेर के बीच में रहेंगे, लायन लायन के बीच में रहेंगे, लेकिन वो रहने के लिए उसको एक सराउंडिंग इन्वायरमेंट चाहिए। ह्यूमन को जैसा यहाँ का इन्वायरमेंट चाहिए, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होंगे उनको जंगल का इन्वायरमेंट चाहिए। एक्वेटिक हैबिटेट, एरियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, रियल हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में हर ऑर्गेनिज्म रह रहा है। लेकिन उस हैबिटेट को उसका क्या होने को ना, एडजस्टमेंट होने को ना। अन गलती से अगर उसको वो नहीं मिल रहा तो भी वो एडजस्ट होने को ना। अगर वो एडजस्ट हो पाएगा तो सरवाइव कर लेगा, और अगर नहीं हो पाएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका फिर एक्सटिंक्शन हो जाएगा, वो डिसअपियर्ड हो जाएगा, वो रेड डाटा बुक में चला जाएगा, वो डिसअपियर्ड पूरी तरीके से हो जाएगा। तो स्पेसीज का डिसअपियरेंस इस तरीके से होता अगर उसको एडाप्टेशंस नहीं है तो। कोई भी लिविंग फॉर्म हो उसको सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ में कुछ ना कुछ एडाप्टेशन रखना पड़ेगा। ज़्यादा एडाप्टेशन नहीं रहा तो भी उसको कुछ ना कुछ परसेंटेज में एडाप्टेशन लगेगा ही। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, जैसा अपने घर में अपन 5 लोग हैं, है ना, तो अपने घर में 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 3, एक तुम हो और तुम्हारे 2 भाई है, बट यू आर नॉट एडजस्टिंग एनीवेयर, सो यू फेस द प्रॉब्लम। अगर अपन कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम अपने को फेस करना पड़ेगा लिविंग फॉर्म को। और अगर अपन एडजस्टमेंट कर पा रहे तो अपने चांसेस जो है वो जीने के और सक्सेस होने के ज़्यादा है। जैसा बायोलॉजिकल इंटररिएक्शन बोलते ना अपन, तो कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इंटररिएक्शन वेयर ऑर्गेनिज्म ए एंड बी बोथ गेट लॉस्ट। अगर अपन दोनों लड़ते बैठे तू मन मैं, दोनों का लॉस हो रहा। सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म दोनों का बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एडाप्टेशन रख रहे, एडजस्टमेंट कर रहे एक दूसरे के साथ में, इसलिए दोनों को बेनिफिट होकर दोनों को भविष्य में उसके सर्वाइवल के चांसेस है। सो व्हाट इज एडाप्टेशन? एन एडजस्टमेंट, इधर ध्यान दो, एन एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, विथ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, है ना, इट्स कॉल्ड एज क्या बोलेंगे उसको, एडाप्टेशन, है ना, उसको अपन एडाप्टेशन बोलेंगे। सो विद द सराउंडिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में, सराउंडिंग चेंज होगा, इन्वायरमेंट कभी भी साथ में नहीं रहता। इकोलॉजी हमको क्या बोलती है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी का रूल ये बोलता है कि अपना सराउंडिंग इन्वायरमेंट हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्या नहीं, कभी कभी वो निगेटिव भी आएगा। उस समय में भी अपने को क्या करते आने को ना, एडजस्ट करते आने को ना। अगर अपने को एडजस्ट करते आ गया तो हमारे सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है, फिर हम लिविंग फॉर्म है। मतलब देखो ये फंडामेंटल रूल है, अगर आप जीवन में एडजस्ट करना नहीं सीखे तो इसका मतलब आप लिविंग फॉर्म में नहीं आती। फिर आपको एडजस्ट करते आना चाहिए। एडजस्टमेंट करते आ रहा मतलब यू आर गुड लिविंग फॉर्म, नहीं आ रहा यू आर बैड लिविंग फॉर्म। सो एन एडजस्टमेंट विद सराउंडिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे, एडाप्टेशन। एवरी लिविंग फॉर्म शोज फॉलोइंग एडाप्टेशन। कौन कौन से एडाप्टेशन उसको फेस करना पड़ता है, फॉलोइंग एडाप्टेशंस। कौन कौन थे, नंबर फर्स्ट, जैसा मैं बता रहा हूँ, एक्वेटिक एडाप्टेशन। एक्वेटिक एडाप्टेशन यानी क्या बेटा, कहाँ पर एडजस्ट होना पड़ेगा उसको, वाटर में, है बराबर। एक्वेटिक एडाप्टेशन में फिर अपन किसका एडजस्टमेंट बताएंगे, वाटर के साथ में एडजस्ट होने को ना, एक्वेटिक लाइफ को। ये हो गया तुम्हारा एक्वेटिक एडाप्टेशन। दूसरा एडाप्टेशन अपन बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एरियल एडाप्टेशन। एरियल एडाप्टेशन जैसा बर्ड बताता है, एरियल एडाप्टेशन फिश बताता है, एक्वेटिक एडाप्टेशन। सो एरियल एडाप्टेशन मीन्स इन एयर, एयर में एडजस्टमेंट होने को ना, एडजस्टमेंट। उसके बाद में आर्बोरियल, आर्बोरियल किसको बोलते हैं, आर्बोरियल एडाप्टेशन। आर्बोरियल यानी ट्रीज होता है,
ट्रीज पर अडाप्ट होने वाले हैं, जैसा मंकी, ट्रीज एडजस्टमेंट। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ दैट इज अ टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन, जैसा हम कर रहे ह्यूमन, सो दैट इज अ टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन। सो टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन का मीनिंग होता है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड एडाप्टेशन, एडजस्टमेंट और एडाप्टेशन कुछ भी बोल सकते हैं आप। डेजर्ट एडाप्टेशन, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन, कैमल 2-2 ढाई महीने उसको पानी नहीं मिलता, फिर भी वो स्टोर करके रखता, वाटर कंजर्वेशन। हम्प रहता उसको, है ना, तो उसको लॉन्गर लूप ऑफ हेनले रहता, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जितना लूप ऑफ हेनले लॉन्गर रहेगा हमारे किडनी का, उतना वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डेजर्ट एडाप्टेशन। डेजर्ट एडाप्टेशन, डेजर्ट का मीनिंग होता है हॉट प्लस ड्राई क्लाइमेटिक एडजस्टमेंट। उसके बाद में ट्रॉपिकल एडाप्टेशन, अपन जो इन्वायरमेंट में रह रहे, वी आर लिविंग इन अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल यानी जो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस पर रहते, उसको ट्रॉपिकल एडाप्टेशंस बोलते। टुंड्रा एडाप्टेशन, टुंड्रा यानी बहुत लोअर टेम्परेचर, -डिग्री सेल्सियस पर चलता, दैट इज कॉल्ड एज टुंड्रा एडाप्टेशन। ऐसे अलग टाइप के, लेकिन बायोलॉजी में अपन मोस्टली एक्वेटिक, एरियल, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल और डेजर्ट एडाप्टेशंस पढ़ते हैं। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब मैंने बता दिया ग्रोथ यानी क्या बोला था मैंने अभी, इंक्रीज इन शेप, साइज, मास एंड वॉल्यूम। ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है, ध्यान में रखना, इंक्रीज इन शेप, कॉमा साइज, कॉमा मास और वॉल्यूम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है बराबर। दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट। देखो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, इसलिए मैं तुमको बोल रहा तुम्हारी ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ नहीं हो रही तो तुम लिविंग फॉर्म नहीं ना, ऐसा मतलब होता उसका। डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो लिविंग फॉर्म नहीं ना, अपन नॉन लिविंग की तरफ जा रहे, है ना। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी क्या, इवोल्यूशन। 5 साल पहले अपन कैसे थे, 10 साल के बाद में क्या हुआ अपने जीवन में, 15 साल के बाद में क्या हुआ, ये तो अपन हो गए 40 साल के, 5 साल की भी प्रगति नहीं हुई अपनी, तो उसको डेवलपमेंट बोलेंगे क्या अपन, नहीं। आदमी पहले कैसा था, ऐसा था, फिर वो ऐसा हुआ, अब वो ऐसा हुआ। पहले झुका हुआ था, फिर झुकने से थोड़ा खड़ा हुआ, फिर ऐसा हुआ, अब वो ऐसा बाइपेडल लोकोमोशन पर है, तो उसका डेवलपमेंट हुआ, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पढ़ते ना अपन, देयर आर वेरियस सीरीज ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैल मैन, क्रो-मैग्नन मैन, होमो सैपियंस, और बाद में आया अपन होमो सैपियंस मॉडर्न मैन। ठीक है। सो दिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट डाउन। लिखने का, एवरी लिविंग फॉर्म शोज growth and development. That is a reproduction, है ना। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी फ्रॉम पेरेंट, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, री यानी अगेन, प्रोडक्शन यानी टू फॉर्म, फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। लिविंग फॉर्म के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन डिफाइनिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और एक कैसा है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसको बोलते हैं अपन, जो सारे ऑर्गेनिज्म पजेस करते हैं उसको अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी सारे ऑर्गेनिज्म अगर एक आधा कैरेक्टर पजेस करेंगे
तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म अगर नहीं करता है पजेस तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म नहीं करते, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कौन से एग्जाम्पल बताए, स्टेराइल कपल एंड म्यूल इज एन एग्जाम्पल दैट डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या बताया, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप है, 3 टाइप है। पहला टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ है सभी को पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम चलते हैं, दैट इज नंबर 8, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस तो क्या होता है, मीनिंग कॉन्शियसनेस का, यू आर कॉन्शियस, इसका मीनिंग क्या होता है, होश। होश मतलब बेहोश, होश मतलब अलर्टनेस ऑफ द बॉडी, अलर्टनेस ऑफ द बॉडी। यानी लिविंग फॉर्म का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ अलर्ट रहता है। क्या रहता है, अलर्ट रहता है। एवरी लिविंग फॉर्म दे आर कॉन्शियस और बिकम अलर्ट अबाउट देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जैसे हम यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन हम हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। प्लांट को भी अलर्टनेस रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है। ऐसा टच मी नॉट प्लांट को अगर अपन टच करते हैं तो वो जो है प्लांट अपना फॉर्म चेंज कर देता। सो दैट इज देयर कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर आप टच करने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी बॉडी का शेप चेंज कर देता है, फॉर्म चेंज कर देता है। सो कॉन्शियसनेस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। अगर जो भी ऑर्गेनिज्म जो जितना ज़्यादा अलर्ट और कॉन्शियसनेस रहेगा उसका डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होगा। जैसा अगर कॉन्शियसनेस का अगर रेंज देखे अपन ने तो ह्यूमन को हाई रेंज ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, मतलब हम हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सजग है ना, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट है, बहुत ही ज़्यादा सतर्क है। सो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं उसको पर, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में हम लिख सकते हैं एवरी लिविंग फॉर्म they become alert about their surrounding environment or gives very fast response. This is called as, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। क्या बोला मैंने यहाँ पर, क्या पॉइंट बताया, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। कौन से नंबर का है, 9 नंबर का। इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी यानी किसी ने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में से खाली एक्शन अपने को बताया तो वी आर हाईली इरिटेड और सेंसिटिव है हम, है ना। जैसा अपने को किसने चिढ़ाया तो अपन चिढ़ जाते, है ना। हम ऐसा नहीं है कि किसने अगर चिढ़ाया एक बार रोक लेंगे अपने आप को, 2 बार रोक लेंगे, 3 बार रोकेंगे,
बहुत ज़्यादा बार रोकेंगे तो फिर भगवान है अपन। अगर अपने को कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर अपन इंसान नहीं ना, फिर अपन भगवान है। लेकिन अपन भगवान नहीं ना, ऑल लिविंग फॉर्म दे आर नॉट गॉड। गॉड एक अलग है, लिविंग फॉर्म अलग है। गॉड बोले तो सुप्रीम पावर है ना, सुप्रीम पावर ऑफ अर्थ, उसको गॉड बोलेंगे अपन। लेकिन अगर हम लिविंग फॉर्म है तो हम सेंसिटिव या इरिटेट हो जाते बाहर के बातों को, है ना। सो वी बिकम वेरी इरिटेड और सेंसिटिव टू द एक्सटर्नल रिस्पॉन्स, टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन एवरी लिविंग फॉर्म become highly sensitive or irritated to external action. This is called as, हम उसको क्या बोलते हैं, इरिटेबिलिटी और सेंसिटिविटी। राइट डाउन हीलिंग, HEALING वर्ड सुना आपने, हीलिंग, बॉडी हीलिंग, माइंड हीलिंग। सो व्हाट इज हीलिंग? हीलिंग यानी क्या होता? सेल हैव एन एबिलिटी, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, organism have ability to correct their energy level or metabolic activity. Okay, this is called as हीलिंग। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? हीलिंग बोलेंगे। अंडरलाइन करो, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू करेक्ट देयर एनर्जी लेवल और मेटाबॉलिक एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज हीलिंग। देखो अब अपन जो क्वेश्चन सेट में है के ऊपर दो कुछ इंफॉर्मेशन दी है। आज अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो स्टेटमेंट और उसके रीजन। स्टेटमेंट को असर्शन बोलते अपन। एखादा यदि स्टेटमेंट दिया होगा, बायोलॉजिकल साइंस में एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको अपन असर्शन बोलेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय ए। और उसका जो एग्जैक्ट रीजन रहेगा दैट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल साइंस में अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर दिया गया है तो वो स्टेटमेंट के पीछे जो रीजन कोई है तो वो रीजन करेक्ट है या स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों करेक्ट है या स्टेटमेंट रॉन्ग है या स्टेटमेंट का सही रीजन है, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। समझो अपन ये बता रहे हैं कि ए ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और बी उसका रीजन दिया हुआ है। अपने को पता नहीं कि स्टेटमेंट बराबर है, स्टेटमेंट रॉन्ग है, रीजन बराबर है, रीजन रॉन्ग है, या दोनों रॉन्ग है या दोनों करेक्ट है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट का कई सही रीजन जो है वो बताया गया है, तो इसको बोलते हैं असर्शन, यानी स्टेटमेंट एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर हुआ बेटा सभी का? अब अपन यहां पर बताया अगर आप ऑप्शन ए लिखते हो तो ऑप्शन ए का मीनिंग है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। मतलब अगर आप ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए रहेंगे, उसमें से अगर आप ऑप्शन ए अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका मीनिंग ये है कि स्टेटमेंट और रीजन ये दोनों भी बराबर है।
यानी रॉन्ग स्टेटमेंट भी नहीं ना, और रीजन भी स्टेटमेंट जो दिया गया है वो भी रॉन्ग नहीं ना, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन है, यानी रीजन भी बराबर है, स्टेटमेंट भी बराबर है, यानी स्टेटमेंट का सही रीजन आर है। तो आप ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ए। समझ में आ गया सभी को? किसी को डाउट्स है इसके बारे में? यानी हम ऑप्शन ए तब सिलेक्ट करेंगे जब स्टेटमेंट बराबर है, रीजन भी बराबर है, और स्टेटमेंट का सही रीजन जो दिया है वो भी बराबर है। अगर ऐसा रहता है कंडीशन तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द ऑप्शन नंबर ए। हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं बेटा? ए। क्लियर हुआ सभी का? अब बी में क्या बताया गया है? बी में यह बताया गया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों भी बराबर है, यानी स्टेटमेंट भी बराबर है, रीजन भी बराबर है, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन स्टेटमेंट का सही रीजन आर नहीं ना। पहले में क्या बताया गया था? दोनों भी बराबर है, स्टेटमेंट भी बराबर है, रीजन भी बराबर है, और स्टेटमेंट का रीजन जो दिया गया है वो भी बराबर है। लेकिन दूसरे इसमें क्या बोल रहा हो? स्टेटमेंट भी बराबर है, रीजन भी बराबर है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका सही रीजन आर नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो यू आर गोइंग टू सिलेक्ट विच ऑप्शन? बी। अब सी में बताया गया है ए ट्रू है, ए बराबर है, लेकिन आर रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट बराबर है लेकिन जो रीजन दिया गया है वो रॉन्ग है। अगर ऐसा होगा तो तुम क्या सिलेक्ट करेंगे? सी सिलेक्ट करेंगे, ध्यान में रखने का। और डी में दिया गया है स्टेटमेंट ही रॉन्ग है लेकिन रीजन स्टेटमेंट बराबर है, यानी वहां पर एक सेंटेंस दिया है, आपको पहचानना है पहले सेंटेंस बराबर है कि नहीं, ये पहचानने का, स्टेटमेंट बराबर है कि नहीं, रीजन वाला जो दिया हुआ रहेगा सेंटेंस वो बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है क्या, पहले का दूसरा रीजन बराबर है क्या, या पहले का दूसरा रीजन नहीं ना, या पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं ना, या दूसरा बराबर है पहला बराबर नहीं ना। तो ऐसे चार में से आप अपने को ऑप्शन सिलेक्ट करने के है। समझ में आ गया ये सभी को? इसको बोलते हैं अपन स्टेटमेंट एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर हुआ बेटा सभी को? तुम्हारे में से कौन ऐसा है जिसको ये चीज क्लियर नहीं हुई? मैं जो बात बोल रहा हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि इस पर से ही अपने को आंसर देने के है। अपन ए सिलेक्ट करेंगे तो ए में क्या बताया गया है ये अपने को ध्यान में आने को ना, अगर अपन बी सिलेक्ट कर रहे हैं तो बी में क्या बताया गया है ये ध्यान में आने को ना, सी अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो सी में क्या बताया गया है ये ध्यान में आने को ना, और डी यदि बताया गया है तो डी में क्या बताया गया है ये अपने को ध्यान में आने को ना। क्लियर हो गया? अब देखो अपन नीचे चलते क्वेश्चन के तरफ। तो पहला स्टेटमेंट है, क्या है? पढ़ो सभी लोग, जोर से पढ़ो थोड़ा। Scientific names of plants are based on the principle of ICBN, International Code of Botanical Nomenclature. Write down ICBN का लॉन्ग फॉर्म लिखिए बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। लिखा सभी ने? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड, बी फॉर बोटेनिकल एंड एन फॉर नॉमेनक्लेचर। की क्लियर हुआ? यानी जो एक इंटरनेशनल लेवल की कमेटी बनी है कि अगर आप बॉटनी में कोई भी प्लांट को नाम देना चाहते हो तो हमारे अनुसार जो है आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब कोई भी प्लांट का जो नाम है वो साइंटिफिकली यूनिवर्सल होगा। ठीक है? साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ICBN, यानी ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब पहला जो स्टेटमेंट दिया, पहले तो ये देखने का कि ये स्टेटमेंट बराबर है क्या। तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? ये बराबर है? बराबर है। यानी कोई भी चीज अगर अपन नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, कोई भी चीज को अगर अपन नाम दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल लगेंगे ना, उसके लिए कुछ रूल्स लगेंगे ना। तो वो प्रिंसिपल्स और रूल्स एखादी कमिटी बनाएंगी ना, एखादा कोड बनाएगा ना, एखादी उसकी जो है इंटरनेशनल लेवल की कमिटी रहेंगी, तो उसके प्रिंसिपल के अनुसार ही अपने को साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा। यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो बराबर है, यानी पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये अपने को इस पर से ध्यान में आने को ना। क्लियर हो गया? अब सेकंड बात, उसका रीजन नीचे दिया है,
आईसीबीएन यानी वो जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, हैज स्केच डायग्राम, फोटोग्राफ्स एंड स्पेसिमेन कॉपी फॉर गिविंग नेम्स टू द प्लांट। अगर आप कोई भी प्लांट को नाम देते हैं तो ये जो आईसीबीएन है आपको डायग्राम प्रोवाइड करता, फोटोग्राफ्स प्रोवाइड करता और स्पेसिमेन कॉपी प्रोवाइड करता फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। अब दूसरा स्टेटमेंट बराबर है क्या? है दूसरा भी स्टेटमेंट बराबर है। अब ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है, मानते हैं आप इस बात को? अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू वाला देखो कहाँ है, ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है? ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों में भी ट्रू बोला है, लेकिन ए में क्या बोला कि रीजन स्टेटमेंट का सही आंसर है, और बी में क्या बोला गया है? रीजन स्टेटमेंट का सही आंसर नहीं है। तो बताइए अब इस पर से रीजन स्टेटमेंट का बराबर आंसर है क्या? है क्या? यस है। सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो पीछे आंसर दिया है बेटा बराबर। हाँ, मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर बराबर है। समझ में आया सबको? तुम्हारे में से कौन है ऐसा जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझा? अब तुम बोलेंगे सर ये चीज हमको कैसी पता होनी चाहिए? ये पढ़ा होना, आईसीबीएन क्या है ये मालूम होना आपको, है ना? उसके रूल्स फॉलो करता कोई भी बोटेनिस्ट जो है, कोई भी प्लांट को नाम देने के पहले उसके रूल उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके प्रिंसिपल्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो करेक्ट साइंटिफिकली नाम, वो साइंटिफिक नाम जो है वो यूनिवर्सली क्या रहेगा बेटा? एक्सेप्टेड रहेगा। समझ में आ गया सभी को? चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो क्या है, स्टेटमेंट बताओ। टैक्सॉन एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर सेम। अब ये बराबर है क्या? कल मैंने बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्सॉन एंड कैटेगरी। क्या बोला था मैंने कल? कैटेगरी को क्या बोला गया था कल? कैटेगरी की डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? रैंक और लेवल। अगर अपन एक आदमी को रैंक और लेवल दे रहे होंगे तो उसको अपन कैटेगरी बोल रहे थे। एंड टैक्सॉन को क्या बोला था अपन ने? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोला था। तो ये दोनों चीजें सेम है क्या? नहीं ना, यानी पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉन्ग है। क्लियर हो गया बात? स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब रॉन्ग वाला कहां दिख रहा तुमको? कहां दिख रहा? हाँ, डी में दिख रहा। पहली बात पकड़ में आने को ना, इसमें कहां बताया गया है कि ये रॉन्ग है? सभी में बताया गया है ये तो ट्रू है, लेकिन डी में बताया गया है ना ये रॉन्ग है ना? डी में क्या बताया गया है? ये रॉन्ग है। अब अपन उसके रीजन के तरफ चलते। रीजन में क्या बताया गया है बेटा? टैक्सा एग्रीगेट एंड फॉर्म से टैक्सोनॉमिक हिरार्ची। ठीक है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बराबर है क्या? दूसरा स्टेटमेंट बराबर है क्या? दूसरा स्टेटमेंट बराबर है। पहला स्टेटमेंट बराबर नहीं ना, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बराबर है। लेकिन पहले का दूसरा रीजन नहीं ना, उसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना? सो ए इज रॉन्ग एंड आर इज ट्रू। सो व्हाट इज योर आंसर? डी। वेरी गुड। तो तुम्हारा आंसर क्या बनेगा बेटा? डी बनेगा। ध्यान में रखने का, पहले तो ये देखने का कि दोनों में से कौन ट्रू एंड कौन रॉन्ग है, ये पहला पॉइंट। दूसरा देखने का कि उन दोनों का रिलेशन है क्या, रीजन बता रहा क्या दूसरा स्टेटमेंट? नहीं बता रहा तो अपने को करेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। क्वेश्चन ठीक है। अब इसमें अपन स्टेटमेंट दे रहे बेटा, टैक्सोनॉमिक हिरार्ची इंक्लूड 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। कौन से 7 है बताओ? कल मैंने बताया था। कौन सा था? नहीं, किंगडम। वेरी गुड। फाइलम और डिवीजन। हाँ, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज है बेटा बराबर। गिनो, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब वाले नहीं गिनने के अपने को। अपन एक आधा ये भी बोल सकता सब क्लास भी रहता सर, लेकिन वो मेन नहीं ना। मेन कौन है? क्लास।
एखादा ये भी बोल सकता सर सब ऑर्डर भी रहते हैं, सब फैमिली भी रहते हैं, लेकिन वो सब नहीं पकड़ने का। मेन कैटेगरीज कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। सो पहला कौन सा है कैटेगरी बताया अपन ने? किंगडम। क्लियर हो गया? हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर मैंने और बताया था, किंगडम के ऊपर डोमेन था। है क्लियर बेटा? बराबर। तो पहला अपन कौन सा पकड़ रहे हैं? दूसरा फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन में क्या डिफरेंस है? फाइलम क्या है? जूलॉजी में यूज करते हैं अपन, जूलॉजी में है फाइलम, और डिवीजन किस में यूज करते हैं? बॉटनी में। है क्लियर? उसके बाद में क्या बताया था अपन ने? क्लास। उसके बाद में ऑर्डर। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं अपन? फैमिली। उसके बाद में जीनस, और उसके बाद में स्पीशीज। यानी पहला स्टेटमेंट बराबर है आपके अनुसार। ओके, अब दूसरा चलते हैं अपन, रीजन। टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ईच कैटेगरी, दे आर डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। मतलब इस कैटेगरी के फर्दर सब कैटेगरीज गिरते हैं बोलते। बराबर है, हो सकता है। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर अपने को चाहिए, समझो अगर मैं बोल रहा हूं क्लास सब क्लास है, सब क्लास है मतलब उनके भी कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, उस पर से भी अपने को कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी ना। समझो अपन ने एक आधा क्लास बोला, कल अपन ने बताया था मैलवेसियाई, लेकिन उसका अगर कोई सुपर सब क्लास होगा तो उससे भी तो अपने को कुछ इंफॉर्मेशन मिलती होंगी ना, मिलती होंगी। सो क्या है आंसर? ए। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? ए। करो वहां पर करेक्ट, ए। वहां कुछ अपनी भी बातें वहां पर रहनी चाहिए। अगर उन्होंने बोल दिया ये रॉन्ग है, ये ट्रू है, अपन मान लिए ये रॉन्ग है, ट्रू है, दैट इज नॉट अ स्टडी। हमको ये बात करेक्ट पता होनी चाहिए कि अगर एक आधी बात, एक आधे क्लास को कोई अगर सब क्लास बता रहा है, या एक आधे ऑर्डर को अगर कोई सब ऑर्डर बता रहा है, तो वो भी जो चीज है वो कोई तो भी इंफॉर्मेशन देगा ना, तभी तो उसके सब क्लास आए या सब ऑर्डर आए। नहीं तो क्यों लिखते थे अपन? उसका कोई मीनिंग था क्या? नहीं था। इसलिए आंसर इज ए। नाउ स्टेटमेंट देखो क्या है? डेट इज मीनिंगफुल इवेंट। है क्या बराबर? डेट इज अ मीनिंगफुल इवेंट, यानी हमारा मरना जो है ये सही रीजन है, सही घटना है, सच घटना है। हाँ, यस, बिकॉज डेथ इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म। डेथ इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म मीन्स डेथ इज अ मीनिंगफुल इवेंट। ये स्टेटमेंट बराबर है। अब नीचे उसका स्टेटमेंट रीजन दिया है, components of body further turn to environment due to death and number of living individual of each species remains limited। है ना? मतलब मरने के बाद में मैंने बताया था अपना ओरिजिन कहाँ से हुआ? सॉइल से। सॉइल में एटम थे, एटम से कंपाउंड और मॉलिक्यूल बने, कंपाउंड और मॉलिक्यूल से प्रोटोप्लाज्म बना, प्रोटोप्लाज्म से सेल बना, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनी, फिर ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बना, और पॉपुलेशन से फिर से अपन इकोसिस्टम में चले गए, आ गए, फिर से जहां थे वही आ गए। इकोसिस्टम बोले तो फिर उसमें 4 कंपोनेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर एंड बायोस्फीयर। यानी चल रही वो साइकिल बराबर। मतलब मेरे को लगता है कि ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है, और वो मीनिंगफुल इवेंट इसके वजह से बना। तो व्हाट इज योर आंसर? ए इज योर आंसर। वेरी गुड। तो लिखा आपने, पीछे देखा कौन सा आंसर है? ए बताया गया है, तो ये बराबर है ना? इसने बोला करके नहीं यहां बोला करके नहीं, अपन अपने बात पर कॉन्फिडेंस होना, अपने को अपने बात पर विश्वास होना कि भाई स्टेटमेंट ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, या ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, या ए का सही रीजन बी है या नहीं है। हमको इस पर कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस तब रहेगा हमको जब हम उस स्टेटमेंट को समझेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है हमारे एग्जाम में कि हमको स्टेटमेंट पढ़ा हुआ ही आएगा। मैंने किताब में अगर नहीं पढ़ा हुआ रहा, ये तुमने पढ़ा था क्या? कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अब तुमको आ गया एग्जाम में, समझो, तो तुमको उसका अर्थ समझना चाहिए ना, उसका मीनिंग समझना चाहिए ना, और उस नीचे क्या बोल रहा है ये भी समझना चाहिए। 2 चीजें अगर आप समझ गए तो आप करेक्ट आंसर देकर ही आओगे, एनी हाउ। क्लियर हो गया सभी का? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? इफ द रेशियो ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना, ग्रोथ ऑकर्स, यानी सिंथेसिस अगर बढ़ गया और ब्रेकडाउन कम हो गया,
तो ग्रोथ बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेंगी। वेरी गुड, पॉजिटिव ग्रोथ। मैं बोलूंगा मेरी ग्रोथ कब होगी? जहां सिंथेसिस ज्यादा होगा और ब्रेकडाउन कम होगा। सिंथेसिस बढ़ रहा है, ब्रेकडाउन कम हो रहा, मतलब ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। वेरी गुड। अब उसका रीजन देखो, ग्रोथ इज एन आउटपुट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ग्रोथ का रिलेशन सिर्फ मेटाबॉलिज्म से है क्या? नहीं ना, ग्रोथ का रिलेशन मेटाबॉलिज्म से नहीं ना। मतलब दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट का पहले स्टेटमेंट से रिलेशन नहीं है। सो व्हाट इज योर आंसर? बी। योर आंसर इज बी, बिकॉज ए इज ट्रू, बी इज रॉन्ग, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हुआ बेटा सभी का? तो इसका आंसर क्या बोलेंगे हम? बी बोलेंगे। वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को, है ना? अभी आ रहा तुमको कॉन्फिडेंस थोड़ा। सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना कि अपने को स्टेटमेंट का रीजन का मीनिंग समझने को ना, और उनका रिलेशन है कि नहीं ये समझने को ना। अपने को तीन ही बातें पता करवानी है। कौन सी? ट्रू है क्या, रॉन्ग है, और दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है क्या, है कि नहीं है। ये अगर बातें अपने को क्लियर हो गई तो अपन आंसर श्योरली देके आ जाएगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज कैन नॉट कपुलेट। कपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। उन्होंने बताया मेंबर्स ऑफ द सेम स्पेसीज कैन नॉट कपुलेट, है ना? तो पहला स्टेटमेंट बराबर है क्या? कैन नॉट कपुलेट नहीं। सेक्सुअल इंटरकोर्स सेम स्पेसीज में भी हो सकता और अलग में भी हो सकता, होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्लियर हो गया? नाउ अपन नीचे चलते हैं। जाइगोट इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, गैमेट, and there is formation of zygote. So zygote is the product of fertilization. दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला रॉन्ग है, दूसरा बराबर है, लेकिन पहला और दूसरे का कोई लेना देना नहीं ना। सो व्हाट इज योर आंसर? डी। वेरी गुड, डी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें स्टेटमेंट दिया है बेटा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इन मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। होता क्या ऐसा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? हाँ, वेरी गुड। क्या है उसका स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट दे कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मीन्स देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द मेटाबॉलिज्म। तो पहला स्टेटमेंट बराबर है? यस, है बराबर। उसका रीजन देखो आप क्या बताया है। ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। मतलब अगर अपने को कोई भी काम करना है तो एनर्जी लगेगी ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने के लिए जो कैपेसिटी लग रही है उसको अपन एनर्जी बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बराबर है क्या? है। पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या दूसरा? सो व्हाट इज योर आंसर? ए। योर आंसर इज ए, है बराबर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया उन्होंने, ग्रुप ऑफ जीन्स विच आर क्लोजली रिलेटेड इज कॉल्ड एज फैमिली। हाँ, जेनेरा, ग्रुप ऑफ जेनेरा। जीनस बोले तो जेनेरा, इसके ग्रुप को अपन फैमिली बोलते है। स्टेटमेंट बराबर ट्रू है। अब नीचे देखो, ब्लैटिडाई इज अ फैमिली विच कंटेन्स पिगॉन्स एंड डोज हैव डिफरेंट जेनेरा एंड स्पीसीज। यानी उन्होंने ये बताया है कि ब्लैटिडाई इज फैमिली विच कंटेन्स पिगॉन्स एंड डोज हैव डिफरेंट जेनेरा एंड स्पीसीज। रह सकता है इसमें ऐसा। दूसरा भी स्टेटमेंट बराबर है, लेकिन पहला दूसरे का कोई लेना देना है क्या? सो व्हाट इज योर आंसर? स्टेटमेंट दोनों बराबर है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो व्हाट इज योर आंसर?
बी इज योर आंसर। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मेथड इज गिवन बाय लिनेयस, है बराबर, कार्ल लिनेयस उसका नाम है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की कंसेप्ट देने वाला पहला साइंटिस्ट था, पहला टैक्सोनॉमिस्ट था, है ना, कैरोलस लिनेयस, है बराबर, ट्रू है वो। लिनेयस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यस बराबर है, दोनों का रिलेशन है। सो व्हाट इज योर आंसर, ए। वेरी गुड। ये आ सकता बेटा क्वेश्चन एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट, आईएमपी करो वहां। हुआ बेटा क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बता रहे अपन, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंशिएशन? किसको बोलते हैं बेटा अपन डिफरेंशिएशन? बताएगा तुम्हारे में से कोई? देखो दो, एक है डिफरेंशिएशन वर्ड है, एक है डी डिफरेंशिएशन। आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था ये बोर्ड में, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, एंड एक वर्ड है रीडिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले मेरे को मीनिंग बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी क्या, पहले ये बताओ। आया था ये वर्ड? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 टर्म थे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कॉमन है, या डी है या री है। सो पहले तो अपने को यह समझना है कि व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशिएशन यानी क्या, पहले यह समझना है। स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन, अगर सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। राइट डाउन, लिखो मीनिंग, स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन। स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डिफरेंशिएशन। हो गया। अब यहां दूसरा वर्ड कौन सा आया, डी डिफरेंशिएशन। डी का मीनिंग क्या होता है, डी रिमूवल। रिमूवल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी फिर से स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन। सो स्टार्टिंग ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। ये स्टॉपेज हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। फिर हुआ बेटा, मतलब यहां सेल डिवीजन स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया, डी डिफरेंशिएशन। अगेन रीडिफरेंशिएशन, री यानी अगेन, अगेन स्टॉप हो गया सेल डिवीजन, सो रीडिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ? अगेन स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज अ रीडिफरेंशिएशन। री डी, ये ध्यान में रखने का, क्या होता है इसका मीनिंग, समझ में आ रहा सभी को? कुछ कंफ्यूजन है? इस पर आता क्वेश्चन कभी कभी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डी डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीडिफरेंशिएशन। कुछ भी डाला उसने स्टेटमेंट में, तीनों में ये तीन वर्ड दिखे अपने को कहीं पर भी, तो उसका मीनिंग अगर समझ गया तो अपन आंसर देके आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है बेटा, डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग ग्रोथ। है, होता क्या ऐसा, ग्रोथ के वक्त ऐसा होता क्या? यस, ट्रू है वो। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी क्या, फॉर्मेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेन। राइट डाउन, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेन। Formation of morphological organ is called as organogenesis. Write down, morphological organ is called as organogenesis. है बेटा बराबर? ये दोनों प्रोसेस ग्रोथ के वक्त होती है। नेक्स्ट है रीजन, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग ग्रोथ। ग्रोथ के वक्त नंबर ऑफ सेल बढ़ते क्या? हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है, लेकिन बी का ए से संबंध है क्या, रीजन का कुछ है क्या? अरे नंबर अगर बढ़ेंगे, हाँ नंबर अगर बढ़ेंगे या कम होंगे तो डिफरेंशिएशन और ऑर्गेनोजेनेसिस में उसका रोल है ना। कैसा बोलेंगे आप, नहीं ना है, तो क्या होगा आंसर इसका, ए होगा। उसका नंबर का रिलेशन है, नंबर का रिलेशन रहेगा ना। समझो मैं बोल रहा नंबर कम हो गए सेल के, मतलब स्टॉप हो गया सेल डिवीजन, मैं बोल सकता। नंबर अगर कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता ना कि डिफरेंशिएशन हो गया, स्टॉपेज हो गया सेल डिवीजन। अब मैं बोल रहा कि भाई मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेन डेवलप हो रहे,
डेवलप कब हो रहे, नंबर बढ़ेंगे तब डेवलप होंगे ना, तो उसका रिलेशन है ना उसके साथ में. सो व्हाट इज योर आंसर? ए. वेरी गुड. ऑर्गेनिज्म मस्ट बी गिवन टू नेम. ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं. रीजन बताया, स्पेसीज नेम मस्ट बी रिटन इन स्मॉल लेटर. है क्या बराबर? जीनस एंड स्पेसीज नहीं है ना बेटा बराबर. जैसा मैं बता रहा हूं होमोसैपियंस, होमोसैपियंस सैपियंस बोल रहा मैं. अपना नाम जो है, अपना जो जूलॉजिकल या साइंटिफिक नाम है होमो सैपियंस, सैपियंस लिखते ना अपन, सैपियंस सैपियंस. ये क्या हो गया? जीनस नेम. और ये क्या हो गया? स्पेसीज नेम. सो स्पेसीज नेम, कल मैंने रूल बताया था, जीनस जो वर्ड है, जीनस का जो वर्ड है, इसका लेटर स्टार्ट जो रहेगा वो कैपिटल लेटर से रहेगा और ये स्मॉल लेटर से रहेगा. तो ये बराबर है. दूसरा बराबर है. पहला बताओ, ऑर्गेनिज्म मस्ट बी गिवन टू नेम, उसको दो नाम दिए जाते, बराबर है. जीनस का भी नाम दिया जाता, स्पेसीज का भी नाम दिया जाता, दोनों का नाम दिया जाता. यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. लेकिन दूसरा जो रीजन है उसका पहले से लेना देना है क्या? है क्या? नहीं ना. ये क्या बता रहा? स्मॉल लेटर की बात कर रहा. नो, दो नाम रहते बोल रहा. हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट बराबर है. ये आंसर ये है, बराबर है वो. यही तो समझना है अपने को. पहला नाम अगर जीनस का है, दूसरा स्पेसीज का है, तो स्पेसीज के बारे में वो बता रहा ना कुछ तो भी है ना. तो वो ए आंसर है. उधर क्या दिया है? यही दिया है. करेक्ट है सभी को समझा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं अपन. व्हाट इज करेक्ट फॉर इंडिविजुअल विद इन सेम स्पेसीज? सेम स्पेसीज इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. सी इज द करेक्ट आंसर. नीचे दिया है सी, बराबर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. मेन गोल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज, क्या है मेन गोल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम? बताओ. हाँ, अभी ये ध्यान में रखने का, यहां पर एकदम बड़ा स्टेटमेंट दिया है. अगर ऑप्शन में अपने को कहीं पर भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो वो मीनिंगफुल है कि नहीं ये देखने का. मतलब बड़ा दिख रहा करके दे दो आंसर, ऐसा नहीं. उसका मीनिंग निकल रहा क्या कुछ, ये देखने का. तीनों के ऊपर से उसका ज्यादा मीनिंग निकल रहा क्या, ये भी देखने का. तो यहां क्या दिया है? द मेन गोल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री and establishment of individual development at each level. So this is the answer. Answer is D. है बराबर. Now next question. Species are considered as, बताइए, basic and the lowest unit of classification. C. रियल अच्छे हो, झूठ नहीं ना हो. रियल, बेसिक, द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ये दिख रहा अपने को यहाँ, स्पेसीज, बेसिक एंड लोवेस्ट, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, किसके लिए? रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्पेसीज? वेरिएशन. ये बराबर है. बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर? बताइए. इसमें ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? स्पेसीज. बाकी की सबको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते. पूरे स्पेसीज को कर पाएंगे क्या? नहीं ना. जैसा डॉग एक स्पेसीज है, पूरे डॉग को माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखेंगे? ऐसा ही दिखता हो अपने को, है ना. लेकिन सेल को देख सकते, टिश्यू को देख सकते और ऑर्गेन को देख सकते. इसका एनाटॉमिकल स्टडीज है, पूरे स्पेसीज का नहीं. उसमें क्या ऑर्गेन का. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इंक्लूड्स कैरेक्टर ऑफ ग्रुप इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? हाँ,
टैक्सॉन बराबर है, राइट।